बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम वाजिद अली कंबोज, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम टॉपिकल टेस्ट सेशन पर एमडी कैडिस में आज हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हम बेसिक चीज़ें जिसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें डिफरेंट टर्म्स जैसे सिस्टम है, जैसे सराउंडिंग है, इसके बाद इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, और फिर ख़ास तौर पर ये जो इंथैल्पी चेंजेस हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। इनसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन एंड टेस्ट में आ सकते हैं या आ चुके हैं वो सारे के सारे इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो आज ये हम आगाज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? इट मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द फर्स्ट वन इज डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बाय हीटिंग। अब एक बार याद रखना, all decomposition reaction are endothermic. Limestone, that is calcium carbonate, अगर आप उसको डिकम्पोज करना चाहते हैं, you have to provide the energy, so this one is an endothermic. Dissolving ammonium salts in water. अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, you will have ammonium ion along with chloride ion. This one is also the endothermic reaction. Reaction of lime with water. Lime, CaO, lime. लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन, दिस वन इज एक्सोथर्मिक। एवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब हुआ आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम रिजल्ट्स इन राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंज, इंडिकेट द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अब पहले इसकी डिस्कशन सुनिएगा स्टूडेंट। मेरे पास ना एक टर्म आ गई, क्विक लाइम, CaO, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। अच्छा, मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। क्विक लाइम उर्दू में से कहते हैं अनबुझा चूना। जब आप क्विक लाइम का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, वाटर से, एक दो और भी चीजें ज़हन में रखनी है। क्विक लाइम इज अ सॉलिड एंड दिस वन इज अ वाइट सॉलिड। ये वाइट सॉलिड होता है। ये कैसे बनता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन से बनता है। जब आप इसका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, यू विल हैव CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये आपके पास सॉलिड स्टेट में आए, सॉलिड में, सो दिस ये लिक्विड हो गया। अगर ये सॉलिड में आए तो दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। लेकिन अगर ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में आए तो इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर इसका जो सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। इस तरह आपके पास NaOH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको दो नाम देते हैं। हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहते हैं ना, हम इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, CaUSTIC, कास्टिक सोडा। हम इसे लेई भी कहते हैं, LY, लेई। और आखिरी बात जो आपने याद रखनी है वो है सोडा लाइम। एक और टर्म आ गई, वो क्या है? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, यानी क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोडा लाइम। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब क्विक लाइम इसका वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास स्लेक लाइम बनता है अगर वाटर थोड़ी मिकदार में लें, और अगर आप वाटर अबंडेंटली लेंगे तो फिर आपके पास लाइम वाटर बन जाता है। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, डेफिनेटली दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दोबारा सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि डेल्टा H है, ये डेल्टा H, ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा। मैं दो बातें करूंगा, दोनों सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। डेल्टा H पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ
एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो फिर डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। एक तो तस्वीर का ये रुख, तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल इसी चीज को बता। आपके पास अगर लिखा हुआ है ना A प्लस बी दीज आर द रिएक्टेंट्स गोज टू C प्लस डी दीज आर द प्रोडक्ट्स, अगर यहां पे आएंगे प्लस हीट तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही है। अगर आप हीट को इक्वेशन के अंदर मेंशन करेंगे तो फिर यू हैव टू पुट द प्लस साइन हियर, लेकिन अगर आप इसको यहां नहीं लिखना चाहते, मैं कहता हूं नहीं मैंने यहां नहीं लिखना, अगर आप उसको अलग से लिखना चाहते हो तो फिर आप कहोगे डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। ये मेरी बात को आपने, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने क्या कहा, अगर आप इक्वेशन के अंदर थर्मोकेमिकल इक्वेशन उसके अंदर आप बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक में प्लस हीट लिखना पड़ेगा, और एंडो में क्या करना पड़ेगा? एंडो में रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिखना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट साइड पर लिखना चाहते हैं ना एंडो में, तो फिर प्लस की बजाय आपको क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस। और दूसरी बात, एक्सो में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और एंडो में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। अब जरा ना इन तमाम ऑप्शंस की तरफ आए। क्वेश्चन क्या है कि बताएं डेल्टा एच नेगेटिव किस केस में? हम कहते हैं एक्सो में नेगेटिव है, तो आपका आंसर तो डी हो गया, डी इज द आंसर। लेकिन ए में एंडोथर्मिक, इसके लिए डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। बी में डिसोसिएशन रिएक्शन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन, all dissociation reaction, they are endothermic. So for beta option, so for Chari option, the delta H value is positive. तो A, B, C तीनों एंडोथर्मिक है, इनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव और D के लिए डेल्टा H नेगेटिव। Which of the following is not considered a system? इसमें कौन सा सिस्टम नहीं है? कुछ बातें जरा सुनो। अब मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में दो चीजों की तरफ इशारा है, एक है सिस्टम और एक लफ्ज है सराउंडिंग। स्टूडेंट, सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन, सिस्टम केमिस्ट्री में हम कहते हैं हर वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है, ऑल दीज आर कॉल्ड द सिस्टम। जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, कायनात का वो हिस्सा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम। यानी part of universe under our study, part of universe under our study, that is called system। और दूसरी बात, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सिस्टम जो है ना, ये रियल भी होता है, ये वर्चुअल भी होता है, दोनों होते हैं। रियल यानी मैं इस मार्कर की ना प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस मार्कर इज अ रियल सिस्टम फॉर मी, लेकिन वो चीज जो हमारे सामने नहीं है, अगर हम उसके बारे में कोई बात करते हैं तो दैट इज वर्चुअल सिस्टम। एक और बात, हम सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान अगर मैटर और एनर्जी इनकी एक्सचेंज की बुनियाद पर, हम कहते हैं सिस्टम तीन तरह का है। एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, एक को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, और एक को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तीन किस्म के। ओपन सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान मैटर और एनर्जी दोनों की एक्सचेंज होती है। क्लोज सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती। और आइसोलेटेड जिसमें दोनों चीजें ही एक्सचेंज नहीं होती। ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये आपके ज़हन में है। अब अगर इसमें देखेंगे, ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द सिस्टम। हाँ, टेस्ट ट्यूब इज सराउंडिंग। मिल्क इन बीकर, मिल्क इज द सिस्टम, बीकर इज द सराउंडिंग। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिल्क। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टाइटेशन फ्लास्क, हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द सिस्टम। हाँ, टाइटेशन फ्लास्क इज द सराउंडिंग। डेल्टा में जाएंगे वैक्यूम डेसिकेटर। स्टूडेंट, वैक्यूम डेसिकेटर इज नॉट अ सिस्टम, दैट इज apparatus टू ड्राई द ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में जो डी है वैक्यूम डेसिकेटर है। वैक्यूम डेसिकेटर इज नॉट अ सिस्टम, वैक्यूम डेसिकेटर इज अ सराउंडिंग, दैट इज एन apparatus।
So for this question, your option is D. A system which can exchange neither energy nor matter with its surrounding is called. तो यानी कौन सा सिस्टम ना सराउंडिंग के सारे एनर्जी ना मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं करता, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड, इसमें मैंने क्लोज में क्या कहा, क्लोज में एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। ओपन में क्या कहा, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते, ठीक है ना। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में ना दो चीजों को आपने ज़हन में रखना, एक होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और दूसरी जो टर्म आपने याद करनी वो है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, ये दो चीजें। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ये डिपेंड किस पे करती है? स्टेट फंक्शन एक्चुअली ना, स्टेट फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड किस पे कर रही है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। किस पे डिपेंड नहीं कर रही? पाथ पर डिपेंड नहीं करती। चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन जो, इसमें बहुत सारी एग्जांपल आपके पास है। आप टेम्परेचर लिखते हैं, आप प्रेशर लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, आप एंथैल्पी लिखते हैं, आप एंट्रोपी लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी लिखते हैं, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पाथ फंक्शन, those properties which do not depend upon initial and final state, they only depend upon path adopted to bring about the change, उन्हें हम कहते हैं पाथ फंक्शन। मैं आपको काम और आसान कर देता हूं, आपके सिलेबस में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पाथ फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन नहीं है। उसमें एक तो आपके पास हीट है जिसको हम ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्क डन है, और एक EMF ऑफ सेल है। ये तीनों क्या है? ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट है। सो दीज आर पाथ फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताएं इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है? तो इनमें से जो है एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। सो योर आंसर इज डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हीट चेंज? हीट चेंज, तो हीट चेंज आई मीन क्यू के बारे में कौन सी बात ठीक है? Q is a path function. A is correct. Beta, it moves from cold to hot body. No. Heat moves from hot to cold body. तो beta is incorrect. A is correct, beta is incorrect. Charlie, state function. मैंने भी आपसे कहा कि heat, that is a path function. Heat is not the state function. And delta, property of system. No, heat is not the property of system. हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जब कोल्ड और हॉट बॉडी दोनों को मिलाएं तो हीट कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर होगी। अगर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती तो ये सिस्टम के पास रहती, ये किसी और में ट्रांसफर ना होती। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन इज ए, पाथ फंक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। अब जरा सुनना क्वेश्चन क्या है, बताया क्या जा रहा है। स्टूडेंट्स आपके पास ना एक रिएक्शन है, मेरी ना पहले गुफ्तगू को सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है A + B goes to C + D, these are reactants, this one is the product। ये दो चीजें आ गई। अब ना जब ये रिएक्शन होता है या तो हीट अब्सॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। तो किसी रिएक्शन के दौरान जो हीट अब्सॉर्ब हो या हीट इवॉल्व हो, मैं उसे कहता हूं दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, दो बातें आ गई। पहले मैंने आपको एक रिएक्शन की बात की, फिर रिएक्शन के दौरान जो हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन ना, इसको बाज दफा हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम इसको डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाज लोगों पे हम इसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हीट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान जो हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व होगी वो डेल्टा E कब होगी, डेल्टा H कब होगी? तो वो कहता है वेरी सिंपल, बहुत आसान सी बात है। अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, बेटा जी कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी जीरो, तो फिर हीट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं डेल्टा ई। और अगर रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो फिर जो हीट ऑफ रिएक्शन उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच। दूसरी एक और भी बात, ये जो डेल्टा ई और डेल्टा एच में रिलेशन क्या है, डेल्टा एच होता है, ये जो अभी मैंने बात की इसे कहते हैं क्यू पी, और डेल्टा ई को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्यू वी। ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने यही बात लिखी है, क्यू हीट इवॉल्व्ड आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम, क्यू हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। ये क्या है, क्यू वी, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेल्टा ई। अब एक बात, एक और भी चीज सुन लो, और वो क्या कि इन केस ऑफ गैसेस, इन गैसेस के केस में आप भला क्या कहते हैं, गैसेस के केस में आप कहते हैं कि गैसेस के केस में डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। आप कहेंगे सर ये कहां से आया, ये कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन की, मैंने कैलकुलेशन से लिया। आप पढ़ते नहीं है, आप पढ़ते हैं जी H दैट इज इक्वल टू E प्लस PV, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। और PV को आप क्या कहते हैं, PV को आप गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, ये भी आपने पढ़ा है। मैंने PV की जगह पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है nRT, ये लिख दिया। फिर मैंने दोनों तरफ डेल्टा लिया, जब मैंने इधर भी डेल्टा लिया, मैंने इधर भी डेल्टा लिया, तो फिर मुझे n के साथ क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा। तो डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n होता है NP माइनस NR। मैं बहुत सारी बातें आपको समझाता जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डेल्टा एच और डेल्टा ई गैसेस के लिए, डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NRT ये लिख दिया। ये रिलेशन आपको आना चाहिए। एक और बात, फॉर, ये तो गैसेस की बात की है ना, गैसेस की, अगर मैं कहूं कि फॉर सॉलिड और लिक्विड, इनके लिए क्या है, इनके लिए हम कहेंगे कि डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ई। ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की ना, दैट मस्ट बी इन योर राइट अप एंड दैट मस्ट बी इन योर मेमोरी। इन तमाम बात, इनसे रेलिवेंट तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर आएगा ए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये चार चीजें आ गई। पहले मेरी गुफ्तगू को सुनो, फिर हम इनकी तरफ आएंगे। देखो आपके ज़हन में क्या क्या आना चाहिए। स्टूडेंट आपके पे ये डेल्टा एच की बात हो रही है, डेल्टा एच को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ऑप्शन जो आप पढ़ेंगे ना, ऑप्शन से पहले आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए। एक तो बात, एंथैल्पी चेंज इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। दूसरी बात, जो एंथैल्पी चेंज है ना, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। यानी आपके पास A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट C प्लस D लिख लो। तो अगर आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो साफ ज़रा डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है डेल्टा एच एक तो स्टेट फंक्शन है, दूसरा स्टेट फंक्शन का मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जब मैं स्टेट फंक्शन की बात करता हूं ना, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ये उन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है। दूसरी मैंने बात क्या की है कि अगर आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू, हर एक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू सेम नहीं होती। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू और है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला वाटर बना, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू और है। इसका मतलब है रिएक्टेंट की नेचर चेंज, प्रोडक्ट की नेचर चेंज होने से। तीसरी बात, अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करें फिर भी डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फिजिकल स्टेट यानी अगर आप ये कहें ना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये गैस दो तरह से, वाटर वेपर्स की फॉर्म में बना, वाटर लिक्विड स्टेट में बना। अब इन दोनों केसेस में ठीक है, रिएक्टेंट में तो फिजिकल स्टेट सेम है,
लेकिन प्रोडक्ट में इधर गैस है इधर लिक्विड है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू और आएगी और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू और आएगी। ये मैं तमाम फैक्टर बता रहा हूं जिन पे डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती? डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, इंटररिएक्शन इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करेगी। अब आओ ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन ए पे लिखा है स्टेट ऑफ द रेक्टेंगल प्रोडक्ट, यस डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। चार्ली इनिशियल एंड फाइनल इंथैल्पी चेंज बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगी। और डेल्टा पे लिखा हुआ है डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, नो, इस पर डेल्टा एच की वैल्यू इंथैल्पी चेंज की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। सो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फॉर विच स्टेट ऑफ सिस्टम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई? मैंने आपसे कहा कि डेल्टा एच नियरली इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसका मतलब बना, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बीटा भी ठीक है, चार्ली भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों को यकजा करें, योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू उन्होंने 0.1 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन ली और नीचे रिएक्शन दिया है, वैल्यू आपने बतानी। मैं रिएक्शन लिखूंगा ताकि चीज को मैं ज्यादा आपको समझा सकूं। स्टूडेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, बड़ी गौरतलब बात है, C6H12O6 सॉलिड प्लस O2 6O2 दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैस वी हैव हमारे पास बना 6CO2, दिस वन इज अ गैस, प्लस 6H2O, दिस वन इज अ लिक्विड। बहुत बहुत अहम बातें की हैं मैंने। और वो अब पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि आप इसके लिए ना हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई ये बताएं, ये क्या होगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। अब इसमें ना आपने सिंपली ये फार्मूला फॉलो करना है बेटा जी। अगर हम इस फार्मूला को फॉलो करें तो डेल्टा एच इधर है, डेल्टा ई को इधर लाएं, तो डेल्टा ई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और आगे फिर आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बचेगा डेल्टा एन आर टी, ये आपके पास बचेगा। बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सा। असल जो इसमें इल्म, दानिश, अक्लमंदी, जीनियसनेस, जो कुछ मर्जी नाम, वो एक नुक्ता है सिर्फ। वो अगर आपको समझ आ गया तो मैं समझूंगा आप सारा कॉन्सेप्ट समझ गए। वो एक हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। ये कैसे मालूम करें? डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस, डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट NP माइनस NR। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, आप तो कहेंगे सर जी प्रोडक्ट तो ये है 6 मोल प्लस 6 मोल, 6 प्लस 6 12, दीज आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और माइनस 6 ये 1 ये तो -7, तो 12 -7 आप कहेंगे जी ये माइनस, यानी आंसर आ गया -5। ऐसा नहीं है। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली PV इक्वल टू NRT, दिस इक्वेशन फॉर गैसेस, और ये जो मैं रिलेशन आपको ले रहा हूं ये किसके लिए है? गैसेस के लिए। इसका मतलब है आपने रिएक्शंस में उन चीजों को, उन सब्सटेंसेस को डील करना है एज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विच आर इन द स्टेट ऑफ गैसेस। ये गैस है, ये गैस है। आपने जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेना है ना, तो प्रोडक्ट में आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं विच आर इन गैसियस स्टेट, एंड दैट इज 6CO2। तो इसका मतलब है हियर यू हैव 6 मोल्स ऑफ गैस। ये तो लिक्विड है, इसको स्किप करें। अब इधर भी देखोगे ये सॉलिड है, ये निकल गया, तो फिर यहां पे आप किसको ले गए? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 6 मोल माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 6 मोल, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया डेल्टा एन, यानी ये आ गया 6 - 6, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां 0 है, यहां 0.1 दे रहा है, यहां वो 25 का मतलब 298 केल्विन। 0 से ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज A, 0 किलो जूल। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन? पहले मेरी बातों को सुनना है, मैं क्या कह रहा हूं। मुश्किल बात है लेकिन समझने की कोशिश करना। जब हम डेल्टा एच नॉट इसकी बात करते हैं, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं,
तो नॉट सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करता है। ये बार समझाते समझाते हमारी उम्र गुजर गई, तो कुछ पिक कर लेते बच्चे, कुछ नहीं पिक करते, मर्जी है बच्चों की भी। तो ये जो नॉट मैंने लिखा ना, नॉट, ये इट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पहली तो ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसे मैं कहूंगा 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर। दूसरी जो बात है ना वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 760 टॉर कहते हैं, या अगर आप 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं ये। और तीसरी बात है ये गैस की सूरत में, वहां पे हम ना प्रेशर पे ज्यादा बात करते हैं। और अगर सोल्यूशन की फॉर्म में है, द सोल्यूशन शुड बी 1 मोलर। इनको हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर वो सब्सटेंस किस शक्ल में पाया जाता है। अब जरा सुनो, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो अमोनिया है NH3, अमोनिया रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस है। अगर मैं अमोनिया के साथ ये गैस लिखूंगा तो मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूं। अगर मैं यहां सॉलिड या लिक्विड लिखूंगा तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं HCl लेता हूं, बेटा जी ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ HCl, वो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो अगर ये गैस है रूम टेम्परेचर पर, तो मैं इसके साथ अगर मैं G लिखता हूं तो ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास NH4Cl बनता है। अगर आप NH4Cl को इन कंडीशंस पे लेंगे तो दिस वन इज अ सॉलिड। इसका मतलब है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अभी नामुकम्मल है, इसको दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगी दैट इज द स्टैंडर्ड। अब अगर इसमें मैं कोई एक चेंज कर दूं, मैं यहां लिक्विड लिख दूं, मैं यहां सॉलिड लिख लूं, मैं यहां लिक्विड लिख दूं, तो इसका मतलब है फिर आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में डील नहीं कर रहे। अब आप अगर ऑप्शंस पे देखोगे ना तो ए ऑप्शन में वही बात है जो मैंने, ए इज करेक्ट। अब बीटा में प्रॉब्लम क्या है? बीटा में जो कार्बन है, जो डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में है, कार्बन इज अ सॉलिड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पे वो गैस लिखा हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। 40 पे जाओ, मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, दैट इज अ गैस, एंड इन दिस केस वाटर फॉर्म्ड इज नॉट अ गैस। In this case, water obtained is in the form of liquid state. तो इसका मतलब है for this question, your correct option is A. All of the following processes do not represent ionization of potassium except. अच्छा, इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में से 3 आयोनाइजेशन ऑफ पोटाशियम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, एक करता है। अब हमने देखना है किसमें कौन करता है। सबसे अहम बात, आयोनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन तब होगी जब वो एलिमेंट आपके पास गैसियस स्टेट में होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही आपके ज़हन में आ गया है ना, कि जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये अल्फाज आने चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम, यू हैव टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, उसके लिए जो। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, हर एक में देखो, पहले में आपके पास क्या है? Potassium, that is in gaseous state, okay, but in the product side the potassium aqueous, no, it is totally wrong. अगर आप करेक्ट ऑप्शन डी पे जाएंगे ना तो इन रिएक्टेंट साइड पोटाशियम इन गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस पोटाशियम एटम, और प्रोडक्ट साइड पे आफ्टर द लॉस वन इलेक्ट्रॉन वी हैव गैसियस पोटाशियम आयन। तो दिस वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ पोटाशियम। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी. Enthalpy change is measured at, most accurately we can say standard enthalpy change is measured at. तो मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में आपसे क्या कहा कि दो चीजों को तो मस्ट इंश्योर करो ना, टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन, एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, आई मीन 760 टॉर. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज सी, Charlie, 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. As a result of the reaction of a small amount of material, there is a large increase in the temperature of the water in a calorimeter. A large change in the temperature, large change. Water का temperature increase कर रहा है calorimeter. What is the delta H of the reaction? Large change in volume, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा और एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा H एक तो लार्ज होगा, एंड द सेकंड वन दैट इज नेगेटिव.
So for this question, your answer is very simple, large and negative A. 2H2, that is a gas, plus O2, that is also a gas, goes to 2H2, that is a liquid, and plus 285.5 kilojoule per mole. What will be the enthalpy change in the above reaction? आप ज़हन में, अगर ये जो हीट है, जो इंथॉल्पी चेंज आ रही है, अगर आप इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो फिर आप प्लस का साइन, और अगर आप इसको इक्वेशन से अलग लिखेंगे, देन द डेल्टा H, द इंथॉल्पी चेंज, द डेल्टा H will be minus 285.5 kilojoule per mole. So Charlie is your answer. Which of the following is correct reaction for standard enthalpy of formation of ethane? बहुत अहम क्वेश्चन, बहुत नॉलेज है इसमें. आपके पास 4 ऑप्शंस है, इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले ना एक नुक्ता सिर्फ समझ लो कि ये जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट F, हम किस रिएक्शन को, कौन सा रिएक्शन है जिसके दौरान जो हीट रिलीज या अब्सॉर्ब हो रही है उसको हम डेल्टा H नॉट F कंसीडर करेंगे. 4 बातें याद रख लो. पहली बात कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल बने, यानी प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक कंपाउंड होना चाहिए, एक से और कोई एडिशनल कंपाउंड ना हो. नंबर 2, वो जो कंपाउंड बन रहा है वो अपने एलिमेंट से बने, ये दूसरी बात. नंबर 3, वो जो आपके पास रिएक्टेंट्स है उसमें तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. स्टैंडर्ड स्टेट यानी इन कंडीशन पर जो भी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, व्हाटएवर द केस. एंड द फोर्थ वन, द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. अब जरा इस पे आइएगा. आप ना बीटा और चार्लीज को तो स्किप करें ना डिस्कशन से. क्यों जी, इसमें क्यों स्किप करें? इन दोनों में इथेन बन तो रहा है, लेकिन दोनों केसेस में इथेन अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा. अगर आप बीटा पे देखेंगे, इथेन जो है वो एसिटाइलिन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन. एसिटाइलिन इज नॉट द एलिमेंट्स. इथेन के कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन है और हाइड्रोजन है. कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? C सॉलिड. हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 गैस की फॉर्म में. तो ये कार्बन सॉलिड और H2 गैस, दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट्स फॉर इथेन. अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ना वो अल्फा है. तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज अल्फा. The species which by definition has 0 standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin is. अब इसमें जरा देखिएगा आपके पास आंसर क्या है. मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा. वो क्या स्टूडेंट, अगर कोई भी सब्सटेंस, और मैं यहां पे ना एलिमेंटल सब्सटेंस की बात कर रहा हूं. एलिमेंटल सब्सटेंस, बेटा जी, जो एलिमेंटल सब्सटेंसेस है ना, ये 2 शक्लों में हमारे पास पाए जाते हैं. एक, जब किसी का भी आप सिंबल लिखते हैं, आप लिखते हैं Na, आप लिखते हैं Mg, आप लिखते हैं Cu, दीज आर द एलिमेंटल. और दूसरी बात, ये आप लिखते हैं ना H2, ये आप लिखते हैं ना Cl2, ये आप लिखते हैं ना Br2, ये भी एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं. O2 आप लिखते हैं, O3, P4, S8, ऑल दीज आर एलिमेंटल सब्सटेंसेस. लेकिन एक खास बात है जो आप बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि मैं कहता हूं ये एलिमेंटल सब्सटेंसेस, मैं अब इसको फोकस करूंगा. ये जो एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं, जब ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स पे होंगे. अब हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? व्हेन यू पुट G हेयर. क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? व्हेन यू पुट G हेयर. ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? व्हेन यू पुट L हेयर. बिकॉज एट स्टैंडर्ड कंडीशन ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, and in the case of iodine you will put as solid. अब ना इसमें देखना है. अब अगली बात, इनमें से कोई भी एलिमेंट जब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होगा तो हमने उसकी डेल्टा H नॉट F को लेना है 0. अब आप इन चारों ऑप्शंस पे आओ. अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो ब्रोमीन लिखा हुआ है गैस. ब्रोमीन के सबसे जो गैस आता है, तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ब्रोमीन, वो तो लिक्विड है. ब्रोमीन को स्किप करो. H2O, that is put gas. You know that water is a liquid at 25 degrees centigrade, 1 atmospheric pressure. हाँ, chlorine, that is a gas, Cl2 gas. That is its chlorine is its standard states. तो Cl2 गैस, इसके लिए डेल्टा H नॉट F की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. और फॉर मीथेन CH4, ये जो मीथेन है ये कोई
ये कोई एलिमेंटल सब्सटेंस नहीं है। मीथेन लाइक वाटर, दिस वन इज अ कंपाउंड। मैं तो यहां एलिमेंटल सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। तो एलिमेंटल सब्सटेंसेस यहां पे दो हैं, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन। ब्रोमीन में प्रॉब्लम ये है कि वो गैस की फॉर्म में, हालांकि वो लिक्विड है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द होल डिस्कशन टेल्स अस दैट योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, क्लोरीन गैस। Mg solid plus half O2 gas goes to MgO solid plus 692 kilojoule per mole at STP। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, अगर आपके पास नॉलेज है, मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड ही है, ऑक्सीजन गैस ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड ही है। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर इट एट देयर स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरी बात, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो MgO बना ये अपने एलिमेंट से बना। MgO दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कंडीशन में किस फॉर्म में, O2 में, और O2 में लिखा हुआ है। तो अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बने, अपने एलिमेंट से बने, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये मैं बार बार इसको बयान कर रहा हूं। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा H0F। For which of the following reaction does the value of delta H0 represent both a standard enthalpy of combustion and a standard enthalpy of formation? मेरी बात को सुनना, मैं आंसर की तरफ बढ़ूंगा। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन goes to carbon dioxide। This one is a reaction। बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें कार्बन जो है वो सॉलिड, ये गैस और ये भी गैस है। और मुझे दो बातें यहां पे पता चली। पहली बात यह है कि ये जो मैंने इनके नीचे इनकी फिजिकल स्टेट लिखी है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक इन्हीं फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन गैस की सूरत में, सॉलिड सूरत में, ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह जो भी उसके एलोट्रॉप्स हैं। ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस। एक तो ये बात। दूसरी बात, सिंगल प्रोडक्ट मान रहा है और वो प्रोडक्ट अपने एलिमेंट से बन रहा है। इस कंपाउंड के कितने एलिमेंट्स है? दो है, एक कार्बन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंटल सब्सटेंस कौन सा, ऑक्सीजन है। तो वो दोनों, इसका मतलब है दिस रिएक्शन कैन बी टेकन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो है 393.7 किलो जाउल पर मोल। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इस एनर्जी को हम दो नाम देते हैं। एक तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया, यानी आप इसको डेल्टा H0F कहेंगे। डेल्टा अब बोलना इसे कैसे, दिस वैल्यू 393.7, दिस वैल्यू इज व्हाट इज दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसको और भी एक नाम देते हैं, मैं इसे ना डेल्टा H0 कंबस्टन भी कहूंगा। वो कैसे जी? कंबस्टन में हम क्या कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है और प्रोडक्ट में CO2 बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। CO2 नहीं, अपना ऑक्साइड बनाता है। तो दिस वन इज द कंबस्टन रिएक्शन एज वेल। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यूज आपके पास है 393.7, ये वैल्यूज दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। दिस वन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल दिस वन इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो ऑप्शंस है ना, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने थर्मोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उनसे रेलेवेंट तमाम MCQs को डिस्कस किया। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि अल्लाह आप पर फजल फरमाए, अल्लाह आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।